हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। और आज का जो वीडियो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ में, जो कि है आपकी एक वैकेंसी जो कहाँ पे आई है आपकी एसजीपीजीआई के अंदर। कहाँ पे आई है? एसजीपीजीआई। एसजीपीजीआई की अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ में। और काफी रिनोड क्या है, ये इंस्टीट्यूट है। एसजीपीजीआई के अंदर मैं बात करता हूँ तो काफी बड़ी वैकेंसी आई है। अपन स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे स्टाफ नर्स के बारे में बात करेंगे कि सर क्या पोस्ट है, ठीक है, किस लेवल की पोस्ट है, क्या हमारे इसके अंदर सैलरी रहने वाली है, क्या हमारे लिए इसके अंदर फीस रहने वाली है, फॉर्म फिलिंग फीस क्या रहने वाली है, अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, इन सभी चीजों के बारे में अपन यहाँ पे डिटेल क्या करेंगे, बातचीत जो है करेंगे इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो ये डिटेल्ड आपका क्या है, नोटिफिकेशन है, ठीक है, रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सर पोस्ट कौन कौन सी है। सर पोस्ट कौन कौन सी है? तो पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है आपकी? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की अगर बात करता हूँ कि सर एससी में तो कितनी है, 253 पोस्ट रहने वाली है। एससी कैटेगरी की कितनी रहने वाली है? 253 पोस्ट रहने वाली है। एसटी की अगर बात करता हूँ तो 24 पोस्ट रहने वाली है। एसटी की कितनी है? 24। ओबीसी की कितनी रहने वाली है? टू सॉरी 324। 324 किसकी है? ओबीसी की। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी रहने वाली है? 119। कितनी रहने वाली है? 119। और वहीं अनरिजर्व्ड की अगर बात करता हूं तो कितनी रहने वाली है? 480। 480 पोस्ट जो है किसकी रहने वाली है? यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो है रहने वाली है। टोटल पोस्ट कितनी हो गई भाई? 1200 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है? 1200 पोस्ट है। और लेवल 7 की है, लेवल 7 की है और बी ग्रुप की है। कौन से ग्रुप की है? बी ग्रुप की जो है आपकी यहाँ पे ये पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि ये तो बात हो गई सर पोस्ट कहाँ है, कितनी है। नेक्स्ट देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके पास में क्या क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करता हूं कि आपको ऑनलाइन मोड से क्या करना है, फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो क्या करना है, ऑनलाइन मोड से तो क्या करना है, फॉर्म भरना है, ठीक है। और ऑफिशियल साइट क्या रहने वाली है? www.sgpgims.org.in जो है आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पे ऑफिशियल साइट जो रहने वाली है। इस साइट को यूज करके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट देखिए नो एप्लीकेशन फी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर डेट। जो डेट रखी गई है उसके बाद में कोई भी क्या नहीं रख ली जाएगी आपसे, एप्लीकेशन फीस जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एंड अबो एडवर्टाइजमेंट टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, द फीस एज पर published examination scheduled on institutional website. The application will be not available to print out of his application unless the fees is adjusted by the bank. जब तक बैंक क्या नहीं करेगा, फीस एडजस्ट नहीं करेगा, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, प्रिंट आउट नहीं ले सकते किसका भाई, एप्लीकेशन का। तो जब तक आपका पेमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी यहाँ पे जो है कर नहीं सकते, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अटेम्प्ट हिज एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसके अलावा आप और किस से ईमेल, आधार नंबर और कैटेगरी ईटीसी से भी आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए द रिजर्वेशन ब्रेकअप ऑफ नंबर्स ऑफ पोजीशन और वैकेंसी विल बी डिस्प्लेड बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट से पहले जो है रिजर्वेशन किस तरीके से मिलेगा, ये सब चीजें भी आपको डिक्लेयर कर दी जाएंगी। नेक्स्ट देखिए अभी जनरल इंस्ट्रक्शन में और ऐसा कुछ भी खास अभी आपके पास में है नहीं। हाँ एक चीज जो है वो यहाँ पे रहने वाली है कि आपको क्या चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा रे? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप अभी कहीं पे वर्किंग है, अभी आप क्या है, कहीं पे वर्किंग है, किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्किंग है, तो उस जो इंस्टीट्यूट से है वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ऑब्टेन करना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको फॉर्म एप्लीकेशन, फॉर्म अप्लाई से पहले ही आपको क्या करना है, ऑब्टेन कर लेना है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, फॉर्म जो है अप्लाई करना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी टीएडीए जो आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप अगर एग्जाम देने जाते हो, आप अगर स्किल टेस्ट देने के लिए जाते हो, रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन के लिए बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका यहाँ पे हो सकता है अगर आपको मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम जो है यहाँ पे देनी पड़ी तो। और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए आपको कहाँ पे, एसजीपीजीआई लखनऊ में ही क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट जो है करना रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करता हूं तो नॉट रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टेंस। एक बार अगर आपने पे कर दिया तो वो क्या नहीं होगी, रिफंड नहीं होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ अनरिजर्व्ड के लिए तो कितनी रहने वाली है आपकी, 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है। इस पे 18% जीएसटी लगा के आपका 1180 रुपीज क्या रहने वाला है, यहाँ पे पेमेंट जो है टोटल रहने वाला है जो आप लोगों को पे करना है।
ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए भी आपका कितना है रहने वाला, अल्टीमेटली 1180 रुपए ही रहने वाला है। एससी एंड एसटी के लिए अगर बात करता हूँ तो 600 क्या है आपका एप्लीकेशन फीस है, इस पे 18% जीएसटी के अकॉर्डिंग कितना बनता है 108 रुपीज जो आपके बनते हैं। तो टोटल जो अमाउंट टू बी पेड है वो कितना रहेगा आपका 708 708 रुपए जो आपको यहाँ पे क्या करने रहेंगे, पे करना रहेगा एससी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिजर्वेशन किस तरीके से रहने वाला है। देखिए आपको रिजर्वेशन जो है आउटसाइड द यूपी के अगर कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो वो किसके अंदर काउंट होंगे, अनरिजर्व्ड में काउंट होंगे। पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। ये क्या है, एक स्टेट इंस्टीट्यूशनल बॉडी, क्या ये स्टेट इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, तो इसके अंदर अगर आप आउटसाइड द स्टेट वाले क्या करते हैं अप्लाई करते हैं तो वो कैसे काउंट होंगे, अनरिजर्व्ड में यूआर के अंदर क्या होंगे, काउंट होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर द पीरियोडिक एंड एग्जिस्टिंग as per the periodic and existing orders of the government of Uttar Pradesh, candidates of reserved category other than Uttar Pradesh will be treated under UR category। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर किसी ने ईडब्ल्यूएस से क्या करना है अप्लाई करना है तो उसके लिए पास सर्टिफिकेट जो है वैलिड होना चाहिए इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। इस फाइनेंशियल ईयर का आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए विच इज द बेस्ड ऑन इनकम ऑफ 24-25। और ये किसके बेस पे रहेगा, आपकी जो इनकम थी 24-25 में उसके बेस पे। और कंसिडर्ड बीइंग कट ऑफ डेट, इससे पहले का आपके पास में क्या होना चाहिए, 1/1/2025 से पहले का बना हुआ आपके पास में क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी आपको रखना है, अगर आप कहाँ के हैं, यूपी के हैं। अगर आप यूपी के रेजिडेंशियल है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट जो है करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द चेंज इन रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल इफ एंसपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू द पॉलिसी डायरेक्शन एंड ऑर्डिनेंस एंड अदर ऑर्डर। अगर कोई चेंजेस होंगे तो ये आपको कौन बताएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो आपको ये इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगी। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसकी आपको ऐसा जरूरत नहीं है। अभी एज की बात कर लेते हैं कि एज कितना रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या है। तो एज क्राइटेरिया अगर बात करता हूँ तो एज कैलकुलेशन जो रिक्रूटमेंट पोस्ट की वो कब से रखी जाएगी, 1 जनवरी 2025 से रखी जाएगी। किससे रखी जाएगी, 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि सर कैंडिडेट की इसके अकॉर्डिंग 18 साल से तो ज्यादा और 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए। कितनी, 18 साल से ज्यादा और 40 साल से कम के उम्र के लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो एज कैलकुलेशन वो रहेगी वो क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, 1 जनवरी 2025 तक। या तो 18 साल का हो जाना चाहिए या तो अंडर 40 जो है वो रहना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल जो रहने वाला है एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कितना मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स का जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ये भी आपका क्या है मेजर पार्ट है क्वालिफिकेशन। तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ मैं फॉर नर्सिंग ऑफिसर। क्वालिफिकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर की अगर बात करता हूँ, बीएससी ऑनर्स आपका पास में हो सकता है, बीएससी नर्सिंग हो सकता है फ्रॉम आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो क्या होना चाहिए, आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए या फिर कोई यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज जो है वो होना चाहिए। या फिर मैं बात करता हूँ अगर आपके पास में बीएससी नहीं है और पोस्ट बीएससी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो भी आप क्या है, एलिजिबल हैं। साथ ही साथ में रजिस्टर्ड एज आप क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए एज पर आरएम जो स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर आप क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा और अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपके पास में जीएनएम का डिप्लोमा है, क्या आपके पास में जीएनएम का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन साथ ही साथ में आप किसके साथ में आपको आरएनआरएम सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और साथ ही साथ में ये चीज आपको नोटिस करनी है कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है आपके पास में होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। कितने हॉस्पिटल का, आपके पास में 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास में क्या है, जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का क्या है आपके पास में डिप्लोमा है तो साथ ही साथ में आपको आरएनआरएम जो आपका जो है रिक्वायर्ड है, यानी कि आप क्या होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर और क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास में जो इससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। कैसे अप्लाई करना है भाई, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके
आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। कैंडिडेट लॉगिन के बाद में बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट रेडी विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपको ये डॉक्यूमेंट जो है क्या करना है, रेडी रखना है। रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ जो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, और उसके साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 80 केबी की साइज जो है वो होनी चाहिए। इससे ज्यादा साइज के होंगे तो वो क्या नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपके सिग्नेचर जो होनी चाहिए, स्टैंड होने चाहिए, इसकी भी जो साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 80 केबी जो है रहने वाली है। वैलिड ईमेल आईडी एंड ए मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ में स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास में है तो इन सभी की स्कैन कॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही साथ में स्कैन इमेज ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, अगर आप क्या है रिजर्वेशन आपको अवेल करना है तो आपके पास में आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, स्कैंड होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो मैंडेटरी आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में ही, क्योंकि फर्दर जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपको कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे ही आपको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये आप इंश्योर कर लेना कि जो आप ईमेल आईडी या जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या हो, वैलिड हो। कैसा हो, वो वैलिड हो। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हाँ, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्होंने दी है कि आप एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि आपको करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि नाम चेंज कर लो, नाम नहीं हो सकता, कास्ट कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो आप ये एंश्योर कर लें कि आप सही डेटा वहां पे डाला हो, यानी कि आपकी सही इन्फॉर्मेशन वहां पे डली हुई हो। तो आपको ये हमेशा चेक कर लेना है। द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट और डिलीट एनी फील्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म कर रहे हो, फिल कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा सावधानी आपको वहां पे रखनी है। कोई भी चीज गलत अगर हो गई तो वो आप क्या नहीं कर सकते, उस चीज को करेक्ट नहीं कर सकते। अगर एप्लीकेशन रिसीव हुआ विदाउट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए फीस क्या है, मैंडेटरी है, फीस आपका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या स्टेप्स इन्होंने दिए हैं देख लेते हैं। sgpgims.org.in की जो आपको यहाँ पे साइट मिली है, हाउ टू अप्लाई, ये सब चीजें आपको वहां पे भी मिल जाएगा। रजिस्टर करना है आपको, उसके बाद में आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल रिसीव पासवर्ड एंड मोबाइल, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर आपके पास में पासवर्ड और क्या आ जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको फिर से लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको फर्दर डिटेल्स जो है वहाँ पे क्या करनी है, पहले आपको पासवर्ड जो है वो क्या करना है, रीसेट करना है। पासवर्ड रीसेट करने के बाद में आपको फर्दर डिटेल्स जो है यहाँ पे भर देनी है, पर्सनल डिटेल्स भरने, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट जो है आपको डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे जो है अप्लाई करने हैं। ये आपके पास में होगा कि पेमेंट मोड क्या रहने वाला है, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है थ्रू द कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग और अदर नेट बैंकिंग जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पेमेंट जो है आप कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। यहाँ पे क्या रहने वाला है, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट रहने वाला है। उस रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर जो नंबर आएंगे उस बेसिस पे आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। मेजर सिटीज के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एसजीपीजीएम रिजर्व राइट टू कैंसिल एनी एग्जामिनेशन सिटी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एसजीपीजीएम है उसके पास में सारे राइट्स हैं कि वो किसको सेंटर अलॉट करता है और किसको सेंटर अलॉट नहीं करता है, किसका कैंसिल करता है। ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो किसके पास में रिजर्व है, आपके एसजीपीजीएम के पास में। एग्जाम की जो लैंग्वेज रहने वाली है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और एग्जाम की जो लैंग्वेज रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज रहने वाली है। क्या रहने वाली है भाई, इंग्लिश बेस्ड जो है आपकी एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे रहने वाली है। एक्सेप्ट ग्रुप डी, एक्सेप्ट ग्रुप डी, ग्रुप डी की जो एग्जामिनेशन वो हो सकता है हिंदी के अंदर हो जाए। हॉल टिकट्स वगैरह जो है आपको अनाउंस कर दिए जाएंगे जब भी आपके एग्जाम डेट आएगी उसी टाइम पे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर ऑल पोस्ट विल बी 50% है आपके पास में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इन कैटेगरीज के अगेंस्ट तो आपको मिनिमम जो है वो इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा, 50%। तो अगर आप क्या है कैंडिडेट है एससी और एसटी के, तो आपको कितने नंबर मिनिमम चाहिए भाई, 45। यानी कि यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो रख दिया इस बार एसजीपीजीएम से, क्या रख दिया, मिनिमम क्वालिफाई
क्राइटेरिया जो है यहाँ पे रख दिया, जैसे एम्स रखता है उसी के बेसिस पे इस बार इन्होंने भी क्या कर दिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नंबर यहाँ पे डाल दिए कि इतने नंबर आएंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज आप क्या नहीं होंगे भाई, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है स्किल टेस्ट। सिलेबस जो है वो आपका अपलोडेड है ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल साइट पे। स्किल टेस्ट की अगर बात करता हूं तो स्किल टेस्ट जो है वो कुछ एक पोस्ट के लिए, जैसे कि स्टेनोग्राफर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है, टू बी प्रेजेंट कैंडिडेट विद द रेशियो ऑफ डिटरमाइन, तो ये आपके लिए स्किल टेस्ट नहीं है। यानी कि मैं बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए कोई भी स्किल टेस्ट जो इसके अंदर नहीं है, आप डायरेक्टली एग्जाम के बेसिस पे जो आपके मार्क्स आएंगे उसकी जो मेरिट है उसके बेसिस पे क्या होगा आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। फाइनल मेरिट जो है आपके किसके बेसिस पे होगी भाई, ओनली सीबीटी, या फिर बात करूं कि सीआरटी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के अंदर जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपकी क्या रहेगी, फाइनल मेरिट रहेगी। यानी कि अगर आपका स्किल टेस्ट होता भी है तो वो सिर्फ क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, उसके नंबर जिसपे मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। टाई का रिजोल्यूशन आप सभी को पता है कि जो सीनियर कैंडिडेट है उसको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है, जिसके नेगेटिव्स कम होते हैं उसको प्रायोरिटी मिलती है, तो इस चीज आपको ऑलरेडी पता है। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट। तो ये सब चीजें थी आपकी किसके बारे में, एग्जाम के बारे में। अगर वही बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं सर, आप अप्लाई कर सकते हैं 12 जून से, कब से, 12 जून से लेके और 30 जून 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 12 ऑफ जून से लेके 30 जून ऑफ 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, 1200 पोस्ट है आपके पास में। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके पास में कितनी वैकेंसी दे रहे हैं, 480 पोस्ट तो आपके पास में अनरिजर्व कैटेगरी की भी यहाँ पे रहने वाली है। 480 पोस्ट तो क्या रहने वाली यहाँ पे, अनरिजर्व कैटेगरी की भी जो है रहने वाली है। तो इसी के साथ में आज का सेशन अपने यहाँ पे फिनिश करते हैं, और आप लोगों को अपने फॉर्म्स जो है केयरफुली जो है भरने हैं। ऐसा ना हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपका फॉर्म जो है वो गलत होने की वजह से आप सिलेक्शन क्राइटेरिया से बाहर हो जाएं। तो आपको अपनी डिटेल्स जो है वो रीचेक कर करके अच्छे से भरनी है, और साथ ही साथ में अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू करना है। अगर एग्जाम की बात करता हूँ तो एग्जाम जो है आपका बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि एसजीपीजीएमएस के पास में अभी स्टाफ शॉर्टेज जो है बहुत ज्यादा है, तो हार्डली आपको मिलेंगे 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने में जो आपका एग्जाम जो है डेफिनेटली हो जाएगा। और जिस तरीके से फॉर्म फिलिंग के अंदर इतना शॉर्ट टाइम जो दिया गया है, तो उस हिसाब से तो मैं मानूं तो 2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम जो है वो हो सकता है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो करें, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने लोगों के साथ में शेयर करें, और डेली क्लास जो है वो होती रहती है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज उस क्लासेस के देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।